आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ये लास्ट वीडियो होगा आज का इस चैप्टर नंबर 1 का, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं जो आप पढ़ रहे थे। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें ये लास्ट वीडियो है। थ्योरेटिकल लास्ट है, वैसे तो एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो और बन सकता है, लेकिन थ्योरी में लास्ट होगा। तो इसमें जो आज का जो टॉपिक है, रसायन विज्ञान में जो इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, उनकी जो समीकरण लिखते हैं उनकी बात है। उन अभिक्रियाओं में आपने देखा है कि कई एलिमेंट्स मिल करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो मिल करके उनको कहते हैं क्रियाकारक। तो क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, यानी तो एक समीकरण का निर्माण करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कहें कि क्रिया कारक जो है आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्रिया कारक हो गए और उत्पाद हो गए, दोनों को एक साथ लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण बन जाएगा। उसी रासायनिक समीकरण की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति की बात करेंगे। तो इस यहाँ पर पहली हेडिंग ले लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। अब देखिए ये है क्या रस समीकरण मिति, मैं आपको बतलाता हूं। कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है क्रियाकारक और दूसरा है उत्पाद, जिसे हम कह देते हैं क्रियाफल। इसे हम क्रियाफल भी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों का हम लोग ये देखते हैं कि इनके मध्य कोई मात्रात्मक संबंध क्या है। मात्रात्मक संबंध क्या है, अर्थात इसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर जो डेफिनेशन बनती है रस समीकरण मिति, तो रस समीकरण मिति में क्या डेफिनेशन बनती है? रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक और क्रियाफल के मात्रात्मक अध्ययन की जानकारी हमें इसके अंतर्गत होती है। दूसरे तरीके से देखिए, ये जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति, इसको इस इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, मिट्री का मतलब मापन, तो इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देते हैं मिति। स्टोइकियोमिति कर दिया, मिति का मतलब हो गया मापन। दो भाग में करिए, तत्वों का मापन किसके द्वारा करें? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की हिंदी, शुद्ध हिंदी क्या है? रस समीकरण मिति। फिर से समझिए, हेडिंग ये हो गई, यहां पर इस शब्द का अर्थ ये हो गया तत्वों का मापन। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों का मापन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक एवं उत्पाद यानी क्रियाफल का मात्रात्मक संबंध का अध्ययन हम रस समीकरण मिति के अंतर्गत करते हैं। अब इस रस समीकरण मिति की बात हम लोगों ने कर ली, इसमें एक बात और आती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और वो अगर संतुलित है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं में उपस्थित अंकों को स्टोइकियोमेट्री मिति कह देते हैं, गुणांक कहते हैं। अब ये गुणांक कहते हैं, और ये क्रियाकारक, अब ये जो है ये स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्रियाकारक एवं क्रियाफलों के मोलों को व्यक्त करता है। यहां पर अर्थात लिख देते हैं, अर्थात क्रियाकारक एवं क्रियाफलों के मोलों को व्यक्त करता है। अब ये बात आपकी कुछ कुछ समझ में आई होगी, पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई होगी। आप एक बार फिर से समझिए,
कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, CH4+2O2 एरो हमने बना दिया 2CO2, कार्बन के एक ही हैं तो एक ले लेते हैं, CO2 2H2O CO2। अब बैलेंस देख लीजिए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, बिल्कुल बैलेंस है इक्वेशन। अब इसको रीड कीजिए, क्या है, क्रिया कारक और क्रियाफलों के मोलों को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, ये कौन सी अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अंकों, अंक कौन से हैं, देखिए मैं निशान लगाता हूं, ये अंक है ना, अंक को स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये क्या चीज़ है, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। यही मोलों को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, क्रियाकारक एवं क्रियाफलों के मोलों को व्यक्त करते हैं। देखिए कैसे इस अभिक्रिया को आप पढ़ सकते हैं, देखो मैं लिख करके दिखलाता हूं आपको। एक मोल ये क्या चीज है, मैथेन। एक मोल मैथेन, ये कितने, 2 मोल ऑक्सीजन। अब प्लस का निशान है, के साथ संयोग करके अब देखिए यहां पर संख्या कितनी है, 1, चूंकि 1 को लिखते नहीं है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल जलवाष्प यानी H2 का निर्माण करते हैं। ये लैंग्वेज आपने पकड़ ली कि 1 मोल, देखिए 1 मोल मैथेन, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, प्लस का मतलब हो गया के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O का निर्माण करते। तो ये बात हो गई। अब मैं यहां पर एक सवाल ले लेता हूं, न्यूमेरिकल्स लेता हूं थोड़ा सा बढ़िया सा, जो पेपरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित है। मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। एक प्रश्न मैं लिखता हूं, बना रहा हूं प्रश्न, वैसे आपकी बुक का भी है। नाइट्रोजन, आप भी नोट कर लीजिए इसको, नाइट्रोजन यानी N2 एवं हाइड्रोजन यानी H2 आपस में संयोग करके संयोग करके 16.4। अब 16.4 क्या हो गया, ये NH3 का मान है, मोल, अब मोल में लिखते हैं, मोल NH3 का निर्माण करते हैं। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए या निर्माण करते हैं, चलो मैं प्रश्न थोड़ा सा घुमा दूं, का निर्माण करने के लिए N2 के कितने मोल आवश्यक होंगे। या आवश्यकता पड़ेगी। ये बच्चों ये प्रश्न है, कोई थ्योरी नहीं है, ध्यान रखना, इसको हमें हल करना है। ऐसा प्रश्न पेपरों में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बना लिया, यहाँ पे 32.8 भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक बार सरलता के लिए ऐसा कर लिया। ठीक है, मैं इसको भी करके दिखलाऊंगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आपको अब रिएक्शन याद करनी है, हल। देखिए इसका मैं हल बतलाता हूं कैसे करेंगे।
देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये क्या बना देते हैं, 2NH3 का निर्माण करते हैं। अब पढ़िए क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन कॉमा 3 मोल, देखिए 3 मोल हाइड्रोजन, पढ़ रहे हो ना, 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर 2 मोल एमोनिया, NH3, एमोनिया कहते हैं बच्चों, लिख लेना है, एमोनिया का निर्माण करते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल एमोनिया हमें प्राप्त हुई। क्या कहा हमने, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल, देखिए हल कर रहे हैं हम, 1 मोल अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल से प्राप्त हुई एमोनिया बराबर हमने लिख दिया 2 मोल। तो अब हम इसको थोड़ा सा घुमा करके लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 मोल एमोनिया प्राप्त हुई बराबर 1 मोल किससे, 1 मोल नाइट्रोजन से। इसको घुमा के लिख दिया भाई, ऐसे भी आप लिख सकते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन से प्राप्त हुई बराबर 2 मोल एमोनिया। इसको हमने उल्टा लिख दिया कि 2 मोल NH3 प्राप्त हुई 1 मोल नाइट्रोजन से, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, अतः या 1 मोल NH3 प्राप्त हुई, अब 2 की जगह 1 कर दिया तो कितना हो गया इसका, 1/2, 1/2 मोल N2 से। अब देखिए 1 मोल से, अब यहां पर कितने मोल है, 16.4, इसलिए 16.4 मोल NH3 प्राप्त हुई बराबर कितना कर दोगे बच्चों, 16.4 मोल N2 से। तो इसका मतलब कितना हो गया, 8.2 मोल N2। आंसर क्या बना, देखिए मैं आंसर लिख देता हूं, अर्थात 16.4 मोल NH3 से प्राप्त हुई 8.2 मोल नाइट्रोजन। ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया। ये दूसरा टॉपिक था, यानी इस तरीके का आपका कोई सवाल पेपरों में अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछ दूं 32.8 हो तो बच्चों क्या करोगे, यहां पे 16.4 है ना, इसकी जगह क्या कर दोगे, 32.4, और यहां पे गुणा कितने का हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 32.4, 16.2, ये आंसर इसका निकल आएगा। तो अगर 8 लिखा है तो फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 16.4। तो इस तरीके से आंसर इसके आप निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं कि जो बिलियन है, बिलियन की भी कोई अपनी रस समीकरण मिति होती है। तो बिलियन में विलेय और विलायक दो चीजें होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलयन में उपस्थित जो विलेय है उसकी अगर हमें सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हमें उसके लिए इकाइयों की आवश्यकता होती है, मोलरता की, मोललता की, ये इकाइयां हैं, परेशान मत होना। आगे और भी इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगली क्लासों में भी आएंगे तो आपको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ऐसी चीजें आएंगी। तो यहां पर हमने कहा विलयन में, मैं यहां लिख देता हूं, विलयन में
उपस्थित विलेय की सांद्रता, इनसे ज्ञात करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। अब यहां पर हम इसके चूंकि अपने खाली फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो इस पे आंकिक भी बनाऊंगा कि जिसमें आपको और लाभ मिल सके। कंपटीशन में, फाउंडेशन में आपको ये सवाल आते हैं आपके, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो चाहे मेडिकल लाइन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने 12th क्लास में भी है। तो इसके लिए मैं एक अलग से बहुत बढ़िया सा इसी पर आधारित तो एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो आप खाली जो 11th क्लास का जो टॉपिक है, इसकी मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, इसकी खाली जो कह सकते हो कि इसका जो सूत्र है वो हम बतलाते हैं। मोलरता देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इसको स्मॉल एम से प्रकट करते हैं, और नॉर्मलता इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये मैंने अलग अलग लिख दिया, जिससे बार बार ना लिखना पड़े, सूत्र हमें क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर मोलरता की बात करते हैं। मोलरता का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या है? जो घुल रहा है, कम मात्रा में घुल रहा है, उसको हम लोग कहते थे विलेय। विलायक जिसमें घुल रहा है, दोनों मिल गए, विलयन बन गया। तो यहां पर उसी की बात कर रहा है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर, ये ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसका आ गया मोलरता का। अगर मोलरता की बात कर दें तो विलेय के मोल कितने हैं? विलेय के मोल कितने हैं अपॉन विलायक का द्रव्यमान क्या है, और वो भी द्रव्यमान किसमें? देखिए यहां पर तो आयतन था लीटर में, यहां पर इसको लिख देते हैं किलोग्राम में। और नॉर्मलता की बात करते हैं तो विलेय का ग्राम तुल्यांक भार अपॉन जो है विलयन का लीटर में भार निकाल करके हम लोग नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक बिल्कुल आपकी बुक से चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं छोड़ने का प्रयास है, बिल्कुल एक एक हेडिंग जैसे आपकी बुकों में है एनसीईआरटी की और आरबीएसई की, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सीमांत अभिकर्मक, सीमा प्लस अंत, यानी एक सीमा तक उपस्थित है। जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा दूं तो शायद बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में आप देखें क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हुआ, ये संतुलित समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर ये प्राप्त हो गया H2O, ये समीकरण है। अब आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, सीमा समाप्त हुई, कंपाउंड समाप्त हो गया। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। अभी मैं डेफिनेशन और समझाता हूं। सीमांत अभिकर्मक है। अब ये ऑक्सीजन है, ये अतिरिक्त बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग कह देते हैं अतिरिक्त अभिकर्मक। अब यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन बना सकते हो कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ अभिक्रिया समाप्ति पर, समाप्त होने पर कर दे, होने पर स्वयं पूर्ण रूप से
समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, एक चीज तो ये क्लियर हो गई, बचा हुआ, बचे हुए को, ये बचा हुआ, अतिरिक्त अभिकर्मक कहते हैं। पढ़ते जाइए, डेफिनेशन करते जाइए फटाफट। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ क्रिया समाप्ति पर अभिक्रिया समाप्त, स्वयं समाप्त। कहीं बचा है क्या? नहीं बचा। सिर्फ क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन बचा। इसका मतलब क्या हो गया? ये अतिरिक्त अभिकर्मक हो गया, अतिरिक्त बचा हुआ है। ये पूर्ण रूप से ये नहीं बचा है, ये क्या हो गया? सीमांत हो गया। सीमा यानी एक सीमा पर जाकर के समाप्त हो गया, इसको हमने कह दिया सीमांत अभिकर्मक। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, बाकी बहुत सरल है कि एक निश्चित मात्रा पे जाकर के समाप्त हो जाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। नेक्स्ट 2 टॉपिक और हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे मैं हेडिंग डाल दूं परमाणु भार, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। परमाणु भार, अणु भार। तो बच्चों परमाणु भार और अणु भार की बात करते हैं तो किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है। अब देखिए मैंने यहां पर संख्या लिख दिया। परमाणु भार एक निश्चित नंबर्स में है, भार में है, द्रव्यमान में है, लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जिससे ज्ञात होता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस तत्व का, जिससे ज्ञात है ना, कि तत्व का, अब तत्व क्या चीज है? कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो तत्व का एक परमाणु, तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक है, C12 समस्थानिक, समस्थानिक के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है? कितने गुना भारी है? देखिए क्या डेफिनेशन बनी। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या, देखिए आगे ना, जिससे ज्ञात होता है कि तत्व का एक परमाणु, जो एलिमेंट आप ले रहे हो, जिसका निकाल रहे हो परमाणु भार, उसकी बात कर रहा है। कार्बन, कॉमा लगा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कार्बन 12 ये एक समस्थानिक है। आप चाहो तो इसको नहीं लिखना, याद में कंफ्यूजन हो तो, लेकिन ये समस्थानिक है कि 1/12 भाग से 12 भाग से कितने गुना भारी है। ये डेफिनेशन आपकी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो यहां पर आप लिख सकते हो परमाणु भार बराबर जो एलिमेंट आपने लिया, तत्व के एक परमाणु का भार। देखिए तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार अपॉन C12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार इंटू 1/12, यानी 1/12 भाग से हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया इसका क्लियर। अगर हम लोग इसमें अणुभार की बात कर लें, देखो यहां तक तो ये हो गया। ऐसे ही डेफिनेशन इसकी अणुभार की है। मैं यहां पर इसका सूत्र लिख देता हूं। अणुभार क्या है? ऐसे ही आप अणुभार का निकालेंगे। यहां पर तत्व है, तत्व की जगह पर आप एक लिख दें यौगिक के एक अणु का भार, यौगिक के एक अणु का भार अपॉन C12 के एक परमाणु
का भार इंटू 1/12 लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये बात आ गई। ऐसे ही आपका एक तुल्यांकी भार हो रहा है, वो भी कहता है कि हाइड्रोजन के इतने ग्राम से, यानी हाइड्रोजन जैसे 1.008 है, ऑक्सीजन 8 है, Ag 108 है, उसके तुल्यात्मक अध्ययन है, उससे कितने तुल्य है, कितना प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या उसको विस्थापित करता है, उसको हम लोग तुल्यांकी भार के रूप में कह देते हैं। तो वो भी इसका एक अंग है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो आपको ज़रूर एक्स्ट्रा रूप में दूँ, जो पीएमटी इंजीनियरिंग वगैरह में भी आता है, फाउंडेशन के लिए अच्छा है, उसको मैं कभी बनाता हूँ। तो बच्चों, इसका अध्ययन करना। यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँ समय पर। थैंक यू वेरी मच।